अहमद अल अरबी साहब, सूरत हाल आप भी देख रहे हैं जब से ये मामला जारी है और आपकी कमेंट्री भी हमारे पास आती रही। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस बीच में जो ईरानियन साइड की पोस्टिंग रही, चाहे वो ओमान जाना और फिर पाकिस्तान और उसके बाद मॉस्को, ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? इसके जरिए ईरान क्या अचीव करना चाह रहा है? देखें, ये अभी इस वक्त जो हमारी निगोशिएशंस या मुज़ाकरात बड़े क्रिटिकल जो दौर है उससे गुजर रहे हैं, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वॉर, कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट, कॉम्प्लिकेटेड रीजन, कॉम्प्लिकेटेड एक्टर्स, हर जगह के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट एक एक सिनेरियो से ये गुजर रही है। जब ये जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद निगोशिएशंस की बात हुई, तो उस वक्त ईरान ने कहा कि हम सस्टेनेबल पीस चाहते हैं। और जब आप सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया के अंदर भी कि जो सिस्टमैटिक चेंजेस दुनिया में आ रही हैं, जब आप सस्टेनेबल चेंज की बात करते हैं, सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो मेजर कॉन्टूर्स हैं मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी apparatus की, आप उसमें तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप उसमें बेहतरी की बात कर रहे हैं, आप उसमें जिद्दत की बात कर रहे हैं, जो वक्त की जरूरियात के हिसाब से मजीद जदीद होना चाहिए। सो जब आप ये बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, मैंने जैसा कि बताया, इन्वायरमेंट है, और ये दुनिया का, इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। हर सिविलाइजेशन यहीं से निकली। दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स मिडल ईस्ट के अंदर है, रिसोर्सेज मिडल ईस्ट के अंदर है, मैन पावर मिडल ईस्ट के अंदर है, और हजारों सालों से जिस भी मुल्क ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी पावर प्रोजेक्ट की है, उसने मिडल ईस्ट के ऊपर इन वन फॉर्म और शेप और अनदर उसने अपनी पावर को असर्ट और प्रोजेक्ट किया है मिडल ईस्ट के अंदर। सो जब आप मिडल ईस्ट के अंदर तब्दीली की बात करते हैं, तो ज्यादा बेहतर इसमें यही होता है, वो तब्दीली वही पायदार होती है, चाहे वो पीस की बात हो, चाहे आपके सिक्योरिटी apparatus चेंजेस की बात हो, जिसमें ज्यादातर जो एक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जिनका मिडल ईस्ट के अंदर स्टेक है। सो इरानियन डेलीगेशन जब पाकिस्तान आया, तो उसके बाद उन्होंने मॉस्को या मस्कत की जो बात उन्होंने की, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर इस जंग के अंदर जो अमेरिका और यूएस के दरमियान में हो रही है, बिल्कुल और ठीक। इम्पोर्टेंट प्लेयर है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान, इसको लेकर सोल मीडिएटर दोनों ने एक्नॉलेज किया। ओमान गए हैं। ओमान हम बहुत अरसा बैक चैनल रहा बिल्कुल है ठीक। वॉशिंगटन और तेहरान में, स्पेशली 2013 ऑनवर्ड। सो प्राइमरी, हिस्टोरिकली प्राइमरी बैक चैनल उनका वो रहा है। रशिया गए हैं। रशिया उनका प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बिल्कुल। सो वो मैक्सिमम इस सारी चीजों के, तो आप ये देखिए, प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर का विजिट था, प्राइमरी बैक चैनल जो हिस्टोरिकली रहा है वो विजिट था, और सोल मीडिएटर जो था, वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। तो ये आपको क्लियर सिग्नलिंग भी है, और इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसकी बहुत ज्यादा है कि ये जो नया फ्रेमवर्क बन रहा है। बिल्कुल ठीक। मतलब ये अभी जो हिबास इराक़ची साहब की स्टेटमेंट्स आई हैं ना, वो एक तो जो हालिया उनके पाकिस्तान रहा 2 बार, उसको बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं, उसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट पे कर रहे हैं, लेकिन वो साथ कह रहे हैं कि ये जो हमारा दौरा था उसमें आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर बात हुई है पाकिस्तान के साथ। इससे क्या मुराद ली जाए? देखें जामिद साहब, बात यह है कि जो ये डिप्लोमेटिक, जैसे उनकी ट्वीट के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे बातचीत होना शुरू हो गई जब वो पाकिस्तान आ रहे थे। देखें इस वक्त चल क्या रहा है, इस वक्त ईरान के अंदर ईरान और यूएस की वॉर की सीजफायर हुई हुई है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें पूरी कैपेसिटी थी कि वो रीजनल और ग्लोबल वॉर के अंदर तब्दील हो सके। हो क्या रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन उससे इफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया की तवज्जो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, और जितनी भी बातचीत हो रही है ईरान के ऑफिशियल्स की, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी अगर वो बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे, डिप्लोमेसी के ऊपर, जहां पे भी वो बात कर रहे हैं, तो उसका महवर जो है वो यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और यूएस का, और ये जो जंग हो रही है वही है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब इरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट करते हैं, और जब वो पाकिस्तान आते हैं या वो बातचीत करते हैं, तो जाहिर है इसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, इसी पीस प्रोसेस से रिलेटेड बात हो रही है जब वो सोल मीडिएटर के पास आ रहे हैं। सो बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं डिप्लोमेटिक, उसकी टेक्निकलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। एक बात के जो कई कई दफा पे सिग्नलिंग मकसद होता है, कई दफा पे आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस जो होती है उसको बात आपने करनी होती है, कई दफा के ऊपर आपने बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देना होता है, आपने रिजर्व रह के एक मैसेज कन्वे करना होता है, कई जगहों पे आपने फोर्थ कमिंग होकर कोई मैसेज कन्वे करना होता है। तो ये सारी उसकी जो है वो सेंसिटिविटीज हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो पाकिस्तान आए हैं, चाहे वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, चाहे फॉर्मेट की बात करें, तो जब पीस प्रोसेस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस बहुत स्टेडली और बहुत जो है बहुत खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जिसका आउटकम आपको अब नजर आ रहा है। आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी डिफरेंट कॉर्नर से पूरी दुनिया के, कि पीस प्रोसेस बड़ी तेजी से आगे चल रहा है, बड़े प्रपोजल बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, कुछ पब्लिक में, कुछ प्राइवेटली, तो चीजें आगे प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं। दिस इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक। अहमद साहब, अहमद अल अरबी साहब, ये ट्रंप की मिसकैलकुलेशन है स्ट्रेटेजिक, जिसके बाद वो वाइंड अप करना चाह रहे हैं जल्दी में, या फिर इंटरनल प्रेशर है उनकी जो अपनी सियासत है, चाहे मिड टर्म की आमद हो या जो इनिशियल पोल्स आ रहे हैं उसमें अप्रूवल रेटिंग में बहुत ही ज़्यादा
खसारे का उन्हें सामना हो। आपकी टेक क्या है इस मामले के ऊपर? देखिए जावेद भाई, इसमें तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने ये जंग शुरू की तो उनको उनके दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि सिचुएशन इस तरह अनफोल्ड होगी? तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी क्लैरिटी थी। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने जंग के पहले और दूसरे दिन में ही उन्होंने कह दिया था कि जब जंग इसराइल के कहने पे शुरू की और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं था, इसराइल का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो जब वो फरीकैन जिन्होंने मिलकर जंग शुरू की वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पे ही उनका कंसेंसस ना हो, तो इसका मतलब है कि इस जंग को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन पाई जाती है उसमें। दूसरी बात ये, अमेरिका ने माजी में जितनी भी जंगें लड़ी, वो उनमें से कुछ जंगें पॉपुलर रहीं, कुछ जंगें अनपॉपुलर रहीं, लेकिन ये वो जंग है जो ईरान के ऊपर उन्होंने इम्पोज की, वो अपने ऑनसेट से, यानी जब शुरू हुई वो तब से ही अनपॉपुलर जंग थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और ये दूसरी दफा जब वो सेकंड टर्म उन्होंने अपनी की, तो वो ये कहकर आए थे कि मैं मिडल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा। और इसी वजह से जो इनकी पॉपुलर सपोर्ट थी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, तो वो उसने इनको जिस तरीके से पॉपुलर लीडर बनाया, और अमेरिका के मशहूर तरीन सदर जो गुजरे हैं उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप थे। सो वो भी एक प्रेशर था, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली सोच थी, जिसको अमेरिका फर्स्टर्स कहते हैं, जिसको बर्नी सैंडर्स या रिचर्ड डेनेरो ने, आपने देखा रॉबर्ट डेनेरो ने उन प्रोटेस्ट को लीड किया, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ये तीन वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को इस वक्त ये लगता है कि उनके भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि किसी तरीके से इस जंग से और इस जंग के होने वाला जो सारा कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बाहर निकला जाए। आप इस अंडरस्टैंडिंग से एग्री करते हैं कि अब ये मल्टीपोलर दुनिया बन रही है, अमेरिकन हेजमनी का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो रहा है, ईरान इमर्ज हो रहा है, खत्ते में नए अलायंसेस बनेंगे? जी, आई टोटली अग्री, लेकिन मैं इसको अमेरिकन डिस्ट्रक्शन या हम आमतौर पे जब हम ये इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं यूएस डिस्ट्रक्शन के साथ। तो मेरी जो अपनी रिसर्च है या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं इसको अमेरिका की डिस्ट्रक्शन के साथ लिंक नहीं करूंगा। मैं आपकी खिदमत में एक फैक्ट रखता हूं कि अब से पिछली 5000 साल की नॉन हिस्ट्री में दुनिया कभी भी यूनिपोलर नहीं रही। दुनिया या बाइपोलर रही है या मल्टीपोलर रही है। और अभी भी अगर आप लार्जर हिस्टोरिकल कैनवस पे उसको देखें तो 1990s के बाद जो ये 20 साल का पीरियड, 20-25 साल का पीरियड रहा कि दुनिया यूनिपोलर रही, लार्जर हिस्ट्री के अंदर आप उसको 5000 साल, 4000 साल के साथ जब आप उसको देखेंगे तो ये मैटर ही नहीं करता। सो ये एक अनोमली थी और अमेरिकन को ये बात मालूम है। आप चाहे अमेरिकन थिंकर्स हंटिंगटन की बात करें या ब्रेजिंस्की की, वो पिछले तकरीबन 40-50 साल से ये बात कर रहे थे कि ये जो यूनिपोलैरिटी का टाइम रहेगा ये ट्रांजिशनल टाइम होगा, उसके बाद दुनिया वापस मल्टीपोलैरिटी यानी अपनी हकीकत की तरफ आ जाएगी। तो दुनिया वापस अपनी हकीकत की तरफ आ रही है जिसको इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी कहते हैं। लेकिन दुनिया अभी भी इस वक्त भी यूनिपोलर है और अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन बड़ी तेजी से दुनिया इमर्ज कर रही है इनटू मल्टीपोलैरिटी। उसी तरह ये जो खित्ते हैं, ये जो रीजन्स हैं जिसको यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और एशिया, ये भी यूरोप और ये मिडिल ईस्ट का रीजन इसकी आप बात कर लें, यूरोप हमेशा से डिवाइडेड रहा है और ये ममालिक आपस में लड़ते रहे हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन बना था ये भी एक आर्टिफिशियल चीज। अब आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर भी अपने मुल्क की बात करने वाले नेशनलिस्टिक लीडरशिप आ रही है। उसी तरह मिडिल ईस्ट पिछले 1000 साल आपस में इकट्ठा रहा है। आपने देखा पिछले 70 साल में जो डिवाइड था दैट वाज आल्सो आर्टिफिशियल। तो अब मिडिल ईस्ट भी किसी ना किसी शेप ऑफ फॉर्म में एक यूनिटी, यानी मुस्लिम वर्ल्ड भी एक यूनिटी की तरफ जा रहा है। सो दुनिया अपनी हकीकत की तरफ वापस आ रही है और एनॉमलीज निकालती चली जा रही है।